हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और आज चलिए हम पढ़ते हैं एक बहुत ही प्यारी सी कविता जिसका नाम है द वॉइस ऑफ रेन, यानी वर्षा की आवाज़। और ये कविता वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी हुई है और आपकी 11th क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल का 3rd चैप्टर है और ये इस बार एग्ज़ाम में भी आएगा। तो क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने से पहले मैंने इसका पूरा लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन डाला हुआ है। आप लोग पहले जाके उसको पढ़िएगा, उसको देखिएगा, ताकि आपको कविता अच्छी तरह से समझ में आ जाए, तभी क्वेश्चंस पढ़ने में आपको इजी लगेगा। लेकिन फिर भी वॉल्ट विटमैन ने जो ये कविता बहुत अच्छे से प्रस्तुत करी है, उसमें वो एक वर्षा की आवाज़ के बारे में बताते हैं। तो कवि एक्चुअली इसमें पूछते हैं, मैं थोड़ा सा 1 मिनट का आपको थोड़ा सा इसकी समरी सी बता देती हूँ कि वह कविता से पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो कविता उनको जवाब देती है, वर्षा से पूछते हैं वो कि तुम कौन हो इस कविता में। तो वर्षा उन्हें बहुत ही प्यार से जवाब देती है कि जो खाली कवि ही समझता है कि मैंने कोमलता से जो बौछारें गिर रही थी उन्होंने उनसे जब कवि ने पूछा तो उसने कहा कि मुझे एक उत्तर दिया और मैं उस उत्तर को आपके लिए अनुवाद करता हूँ। इस कविता में वो कवि इस तरह से कहते हैं, तो कहती हैं कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ, वर्षा की आवाज़ ने कहा, और मैं अनंत काल से निरंतर जमीन से तथा अथाह समुद्र से जन्म लेती हूँ और फिर ऊपर उठ जाती हूँ आकाश में भाप के रूप में और उसकी हो जाती हूँ, और जहाँ से अस्पष्ट रूप धारण कर लेती हूँ, यानी किसी को दिखाई ही नहीं देती कि मैं धरती से आकाश तक कैसे गई, और बिल्कुल परिवर्तित होकर किंतु फिर भी तत्व के रूप में वैसी ही बनी रहती हूँ। और जब मैं ऊपर उठती हूँ तब मेरे को कोई छू भी नहीं सकता और ना ही कोई मुझे महसूस कर सकता है। फिर आकाश में चले जाने के बाद में वहाँ से मैं वापस भिन्न रूप से बिल्कुल धरती पर ही वापस बरसात के रूप में नीचे आ जाती हूँ, और अपने इस रूप से जब मैं धरती पर वापस गिरती हूँ तो उसी रूप में परिवर्तित हो जाती हूँ जहाँ से मैं उठी थी, यानी मैं वापस समुद्र में ही मिट्टी में ज़मीन में मिल जाती हूँ और उसी धरती और समुद्र का हिस्सा बन जाती हूँ। तो बहुत ही प्यारी कविता है। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। देयर आर 2 वॉइसेस इन द पोएम। वाई डू दे हु डू दे बिलोंग टू, विच लाइन्स इंडिकेट दिस। यानी कि कविता में 2 लोगों की आवाज़ें हैं, वे किस किस की हैं और इस बात का संकेत कौन सी पंक्ति देती है। वन ऑफ देम बिलोंग्स टू द पोएट एंड द अदर टू द रेन। अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक कविता की एक आवाज़ है कवि की और दूसरी है बरसात की। दीज आर इंडिकेटेड इन लाइन 1, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड 9th रिस्पेक्टिवली। इन लाइनों में इनका उल्लेख किया हुआ, जैसे जब हमने पढ़ा ना, एंड हु आर्ट दो सेड आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ रेन। ये आप बुक में देख लीजिएगा, ये लाइनें आपको मिल जाएंगी। वॉट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन, यानी वाक्यांश जो है स्ट्रेंज टू टेल, उसका क्या तात्पर्य है। द फ्रेज रेफर टू अ स्ट्रेंज फिनोमिना, द रेन गिव्स एन आंसर टू द पोइट्स क्वेरी, इट इज़ सरप्राइजिंग टू रिपोर्ट द आंसर। यानी वाक्यांश का तात्पर्य यह है कि कवि आश्चर्य से तब भर उठा जब उसने वर्षा की आवाज़ को सुना, जब वह कवि के प्रश्न का उत्तर दे रही थी। देयर इज पैरेलल ड्रॉन बिटवीन द रेन and music. Which words indicate this? Explain the similarity between the two. तो आंसर है, पहले इस प्रश्न का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ कि वर्षा एवं संगीत के बीच समानता स्थापित की गई है और इस बात का संकेत कौन से शब्द दे रहे हैं। दोनों के बीच समानता को स्पष्ट कीजिए। द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस इंडिकेट द पैरेलल बिटवीन द रेन एंड म्यूजिक, यानी बरसात और संगीत के बीच में जो वाक्यांश आपको एक्सप्लेन करे जा रहे हैं वो ये हैं कि पोएम ऑफ अर्थ, एटर्नल आई राइज impalpable out of land and the bottomless sea for song duly with love returns, both originate from a source, rise up, reach fulfillment, wander about whether cared about or not, and finally return to the source of origin with love। यानी कविता की अंतिम 2 पंक्तियां वर्षा एवं संगीत के बीच समानता का संकेत देती हैं, और जिस प्रकार एक गीत का संगीत कवि के हृदय से उठता है, उसी प्रकार वर्षा जमीन एवं समुद्र से जन्म लेती है और
पुनश्च जब कवि अपना गीत गा चुका होता है तो यह गीत उसके हृदय में वापस बस जाता है। इसी प्रकार वर्षा जब आकाश से ज़मीन पर वापस गिरती है बरसात के रूप में, तो इसी में समा जाती है जो इसी जन्मभूमि से उठी थी, पैदा हुई थी। तो गीत कवि के हृदय को शुद्ध एवं प्रसन्न बनाए रखता है। उसी प्रकार वर्षा प्रत्येक वस्तु को स्वच्छ और जीवित रखती है। हाउ डज इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट द पोएम। रेन यानी कि कविता में वर्षा की चक्रीय गति को किस प्रकार दर्शाया गया है, इसकी तुलना विज्ञान में आपके द्वारा प्राप्त की गई जानकारी से कीजिए। यानी साइंटिफिक व्यू के हिसाब से भी आप बताइए कि ये कैसे होता है। रेन वाटर राइजेस अनटच्ड आउट ऑफ द लैंड एंड डीप सी एंड गैदर्स इन द स्काई वेयर इट चेंजेस form and then comes down to earth to bathe the dry tiny particles of dust layers and all that lies buried under it। यानी बरसात जब होती है तो वाटर रेन वाटर राइजेस, यानी कि जो कवि ये कह रहा है कि वर्षा की एक चक्रीय गति जिसका वर्णन कविता में किया गया है वह वैज्ञानिक दृष्टि से सही है। समुद्र एवं जमीन का जो जल है वो वाष्प बनता है और आकाश की ओर उठता है और देन इट रिटर्न्स टू द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन, और फिर वापस अपनी उसी जगह पे वापस आ जाता है। यानी बरसात के रूप में जब वो नीचे धरती पर आ जाता है। साइंस textbooks indicates that water vapors from the rivers and oceans rise up in the sky due to intense heat and they assume the form of clouds and after condensation drop down as rain। The water flows back through rivers to the seas and oceans। यानी कि हम जानते हैं कि विज्ञान में ये बात पूरी तरह से प्रूफ कर दी है कि जो पानी होता है ज़मीन पे वो वाष्प बन के आकाश में उठता है और फिर वहाँ वाष्प ठंडी होकर पानी की बूंदों के रूप में परिवर्तित होकर वापस पृथ्वी पर ही आ जाती है और इस तरह से वापस वो समुद्र में और नदियों में और समुद्र में पानी बरसात के रूप में बरस जाता है। तो कविता वर्षा की इस चक्रीय गति को बहुत ही सही रूप से प्रस्तुत कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई आर द लास्ट 2 लाइन्स पुट विद इन ब्रैकेट्स, कि आखिरी की जो 2 लाइनें हैं उनको ब्रैकेट में क्यों रखा गया है। यानी कि द लास्ट 2 लाइन्स कंटेन्स अ comment about music and its cycle। These differ from the first 9 lines। The first 2 lines are the voice of the poet, whereas the lines 3 to 9 are the spoken by the rain and the cycle of the song put within brackets to mark the difference in speakers but similarity in content। यानी कि ये जो कविता है इसमें कविता की जो अंतिम 2 पंक्तियां हैं वो वर्षा के वक्तव्य का हिस्सा नहीं है, वे वर्षा पर की गई कवि की टिप्पणी है। क्योंकि इस कविता में कवि ने वर्षा तथा संगीत के बीच की समानता को स्थापित करने की कोशिश की है। दोनों ही अपने अपने जन्म स्थानों से उठते हैं और अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद वापस लौट आते हैं, जैसे कि इसीलिए ये दोनों के दोनों एक दूसरे से डिफर हैं। लिस्ट द पेयर ऑफ ऑपोजिट्स फाउंड इन द पोएम। राइज, डिसेंट, डे, नाइट, ये आपको विलोम जो हैं शब्द उनके बारे में बताना है कि जैसे उठना और गिरना, दिन और रात, रेक्ट का अनरेक्ट। नोटिस द सेंटेंस पैटर्न इन द फॉलोइंग, रीराइट दी सेंटेंसेस इन प्रोज, कि इन निम्न वाक्यांश जो हैं इनके पैटर्न को देखें। तो पहला है एंड हु आर तो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। तो इसमें द पोएट आस्क्ड द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर ऑफ द रेन हु शी वॉज, कि जैसे ही कवि देखता है बरसात को तो वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। और ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर है कि मैं कविता हूँ धरती की। एटर्नल आई राइज, एटर्नल आई राइज का मतलब होता है वाटर वेपर्स जो होते हैं ना बरसात के पानी के जो भाप बन के ऊपर उठ जाते हैं धरती से और सी यानी समुद्र के नीचे से उठ के और ऊपर उठते हैं, उनके लिए कहा गया है एटर्नल आई राइज। तो For song duly with love returns, for song returns duly with love, यानी कि ये जो लाइन है ये इसलिए कही गई है कि जो बरसात है और वो जिस तरह से संगीत कवि के हृदय में वापस चला जाता है उसी तरह बरसात वापस धरती पर आ जाती है उसी अपनी ओरिजिन स्टेट पे जहाँ से वो उठी हुई होती है। तो इस तरह से हमने इसके चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आंसर्स अभी डिस्कस किए
और आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आप लोग अपने आप मैंने पहले भी बताया है कि रेफरेंस में हमेशा ये लिखा जाता है कि कविता का नाम क्या है और कवि कौन है उसके, और कॉन्टेक्स्ट मतलब किस बारे में ये कविता लिखी गई है, और एक्सप्लेनेशन तो फिर जो भी आपका पैराग्राफ आता है उसके अंदर से आपको लिखना होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर सब समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, द टाइगर किंग। नहीं, टाइगर किंग तो 12th का चैप्टर है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे आपका वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, और इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए मैं चलती हूँ, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड हैव अ नाइस डे। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको कैसा लगा ये चैप्टर आप ज़रूर बताइएगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।